हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सैयद वंश है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा जो वंश था। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने तुगलक वंश के राज्य की स्थापना की। जो तुगलक वंश था उसके बाद ये सैयद वंश की स्थापना हुई है। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी राजवंश था। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। सैयद वंश से पहले दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था, अर्थात तुगलक वंश के बाद जो नया वंश आया उसका नाम सैयद वंश था। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और ये जो सैयद वंश था वो तुर्क जाति का आखिरी वंश था। ध्यान रखना, जो मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी राजवंश था। इसके बाद जो आएंगे वो मुग़ल आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ओके, देखिए सैयद वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए। सैयद खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह 1451 से 1434 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक दिल्ली का शासक रहा। आलम शाह 1445 से 1451, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 76 नहीं है, 1451 तक शासक रहा। अब देखिए एक एक शासक के बारे में विस्तार से देखते हैं। इनके क्या क्या कार्य रहे, इन्होंने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर अपने आप को स्थापित किया तथा इनकी किस प्रकार से मृत्यु हुई, इनके क्या क्या विशेषताएं थीं, किन किन दोषों की वजह से ये वंश ज़्यादा नहीं चल सका। पहला है खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। मतलब सुल्तान जो खिज्र खां था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। याद रखना, जो सुल्तान जो सैयद खिज्र खां था, जो सैयद वंश का संस्थापक था, उसने अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया। उसने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट खुश रखा। जब भारत को लूट कर तैमूर लंग, याद रखना, इसे तैमूर लंग ने जब भारत को लूटा था उसके तुरंत बाद ही सैयद वंश की स्थापना होती है। देखिए किस प्रकार से जब भारत को लूट कर तैमूर लंग वापस जा रहा था उसने खिज्र खां को सुल्तान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। मतलब जब तैमूर लंग भारत पर अटैक किया और उसने भारत को लूटा, लूटने के बाद जब वापस लौटा तो इसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान एवं सिंधी पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे।
सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष अभियान का सहारा, सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया। जो खिज्र खां था उसे इतिहासकार फरिश्ता बताता है कि दिल्ली सल्तनत का ये अति उदार शासक था। उदार भी था और न्यायप्रिय भी था। शासक जो खिज्र खां था उसकी मृत्यु किस प्रकार होती है, देखिए 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। और फरिश्ता इसके बारे में बताता है, खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। आगे मुबारक शाह, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अपने पिता के विपरीत उन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। खिज्र खां ने रैयत आला से ही अपने आप को संतुष्ट रखा, अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। लेकिन उनका पुत्र जो आया मुबारक शाह, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। मुबारक शाह के कार्य देखिए, इसने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नगर स्थापित किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। उसने अपने नाम से खुतबा यानी कि प्रशंसक रचना, देखो खुतबा का अर्थ क्या होता है, जब कोई शासक अपने बारे में प्रशंसा के गीत, कविताएं, छंद लिखवाता है तो उसे कहते हैं खुतबा। तो उसने अपने खुतबा पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का अंत किया। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। उसने विद्वान आहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राज्याश्रय प्रदान किया। उसके ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासन काल के विषय में जानकारी मिलती है। मुबारक शाह की मृत्यु के मुबारक शाह के वजीर शाह उल ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह की मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर देता। कब? 19 फरवरी 1434 को उसका जो वजीर था सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह को मार डाला, उसकी हत्या कर दी। जब मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। मोहम्मद शाह ने दत्तक पुत्र, मोहम्मद शाह के दत्तक पुत्र ने ले नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह यानी कि मोहम्मद बिन खरीद खां को वजीर सरवर उल मुल्क एवं अन्य अमीरों ने मिलकर 19 फरवरी 1434 को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। जब मुबारक शाह की हत्या कर देता है कौन? ये सरवर उल मुल्क, तो उसका जो दत्तक पुत्र है मोहम्मद शाह यानी कि मोहम्मद बिन खरीद खां को वजीर सरवर उल मुल्क और अन्य अमीर जिसने इनकी हत्या की, क्योंकि मुबारक शाह की, वही वजीर सरवर उल मुल्क उसके दत्तक पुत्र को और अन्य 19 अमीर मिलकर 19 फरवरी 1434 को दिल्ली का सुल्तान बना देते। किसको? मुबारक शाह को। इसने सुल्तान के सूबेदार बहलोल, मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाना की उपाधि दी। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। देखिए, सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या की है तो वास्तविक जो गद्दी को उपभोग करता है, गद्दी का उपयोग करता है, वो सरवर उल मुल्क है।
और ये जो उसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह का दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह केवल नाम मात्र का सुल्तान है। नियंत्रण पूरा वजीर और सर्वमुल्क मुल्क का था। मोहम्मद शाह के शासक बनते ही वजीर ने शस्त्रागार, राजकोष एवं हाथियों पर आधिपत्य कर लिया। मोहम्मद शाह को मारने के लिए वजीर सरवर उल मुल्क षड्यंत्र कर रहा था। इससे पहले कि मोहम्मद शाह ने वजीर व उसके समर्थकों को मार दिया। अब देख लिए, सरवर उल मुल्क ने उसके पिताजी को मारा, ठीक है, मुबारक शाह को मारा। अब यही सरवर उल मुल्क मोहम्मद शाह को मारने का षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह को इसकी खबर मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, तो वो उस सरवर उल मुल्क को ही मार डालता है और उसके साथियों को भी मार डालता है। मोहम्मद शाह ने कमाल मुल्क को नया वजीर बना दिया। जब सरवर उल मुल्क को मार डालता है, उसकी हत्या कर देता, तो उसके स्थान पर कमाल अल मुल्क को नया वजीर बना दिया जाता है। 1440 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। अब देखिए, 1440 में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। अब ये धीरे धीरे लोदी वंश अपने पैर बढ़ा रहा है। इसके बाद लोदी वंश आने वाला है, तो देखिए बहलोल लोदी यहाँ पर आ गया है और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की क्या दे दी, संज्ञा दे दी, पुत्र के समान उसे मान लिया। मृत्यु के बारे में देखते हैं। बहलोल लोदी ने 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ विद्वान उसकी मृत्यु 1445 ईस्वी मानते हैं, जब बहलोल लोदी आक्रमण करता है। अब देखना, बहलोल लोदी को मुबारक शाह क्या पुत्र मानता है, वही पुत्र दिल्ली पर हमला बोलता है और उसी हमले के दौरान ऐसा माना जाता है कि मुबारक शाह की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कब? 1445 में। अभी बहलोल लोदी सीने में नहीं आ रहा है, अभी कौन चल रहा है, अभी पर्दे के पीछे बहलोल लोदी काम कर रहा है। सामने अभी भी कौन, इसका नाम क्या है, जो हमारा सैयद वंश है वही चल रहा है। सैयद वंश का आखिरी सुल्तान देखिए आ रहा है पिक्चर में, आलम शाह 1445 से 1476, गलत है, 1451 तक ये चला है पूरा वंश। तो 1445 से 1451 तक ये शासन करता है। आलम शाह या अलाउद्दीन शाह, इसका नाम दो था, आलम शाह या अलाउद्दीन शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। किसका था? मोहम्मद शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र को अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से इस निविष्ट राज्य का शासक घोषित किया। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि दी और उसे सुल्तान बनाने के राज्य का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब जो उसका पुत्र है आलम शाह का, उसका मोहम्मद शाह का पुत्र है आलम शाह को सरदार अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि देते हैं और उसे शासक घोषित कर देते हैं, जिसमें अब केवल दिल्ली शहर और अगल बगल के कुछ गांव ही बचे थे। मतलब जो दिल्ली सल्तनत था सिमट के बहुत कम हिस्से में रह गया था। आलम शाह बहुत कमज़ोर और अयोग्य था। उसने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया तथा निंदनीय ढंग से 1447 ईस्वी में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया। अब देखिए ये भी डेट गलत डाल दी, 1447। जब उसने 1451 राज्य दिया है तो इस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दो डेट थोड़ी गलत है। और ये कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है। और
1476 ईस्वी में अलाउद्दीन शाह आलम की। तो ये 76 इसी चक्कर में लिखा गया है कि जो अलाउद्दीन शाह या आलम शाह की मृत्यु होती है 1476 में, लेकिन ये अपना राज 1451 में छोड़ देता है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, इसी चक्कर में 1476 लिखा गया है क्योंकि जो आलम शाह है, आलम शाह की मृत्यु 1476 में होती है, लेकिन वो अपना शासन छोड़कर 1451 में चला जाता है। तो जो सैयद वंश का अंत होता है वो 1451 में होता है, लेकिन सैयद वंश का अंतिम शासक की मृत्यु होती है वो 1476 में होती है। फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोधी वंश के बारे में देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।